नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा दिमाग, ये जो हमारा ब्रेन है, ये नई चीजें सीखता कैसे है? आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और उन खास आइडियाज को समझेंगे जो हमारे सोचने और सीखने के तरीकों को बनाते हैं। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि इंसानी दिमाग असल में सीखता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से थिंकर्स और साइंटिस्ट को उलझाए रखा है। आइए मिलकर इसके कुछ जवाब तलाशते हैं। तो आज की हमारी जो ये पड़ताल है, वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम इंटेलिजेंस की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर मन के विकास को समझेंगे, सीखने के पीछे की साइंस को जानेंगे, सीखने में आने वाली कुछ चुनौतियों पर बात करेंगे और आखिर में साइकोलॉजी के कुछ हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम ये समझें कि हम सीखते कैसे हैं, हमें पहले ये जानना होगा कि साइकोलॉजी बुद्धि या इंटेलिजेंस को आखिर देखती कैसे है। मतलब है क्या ये चीज़। और मज़े की बात यह है कि इंटेलिजेंस की कोई एक अकेली फिक्स्ड परिभाषा नहीं है। जैसा हम देख सकते हैं, टर्मन ने इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से जोड़ा, बिने ने नॉलेज और क्रिटिसिज्म से, और थॉर्नडाइक ने सही रिस्पॉन्स देने की पावर से। ये सारे नज़रिए मिलकर हमें दिखाते हैं कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं बल्कि कई सारी एबिलिटीज़ का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। तो ठीक है, इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स चीज है, पर यह बनती कैसे है? अब हम इसी सफर को समझेंगे कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम एक सोचने समझने वाले इंसान के तौर पे डेवलप कैसे होते हैं। और जब भी मन के विकास की बात होती है तो एक नाम जो हमेशा सामने आता है वो है सिगमंड फ्रॉइड का। हाँ, उनकी थियरीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, पर उन्होंने हमारे मन की छुपी हुई गहराइयों को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दुनिया के सामने रखा। ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्राइड के मॉडल का ओरिजिनल ब्रेकडाउन है, जैसा कि सोर्स में दिया गया है। अब इसमें आईडी, ईगो, सुपर ईगो जैसे टेक्निकल शब्द हैं जो पहली नज़र में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। तो चलिए इसे अगली स्लाइड में थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो सार ये है, फ्राइड के हिसाब से हमारा मन 3 हिस्सों में बटा है। इड हमारी वो प्रिमिटिव इंस्टिंक्टिव इच्छाएं हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिसे जो चाहिए वो अभी चाहिए। फिर आता है सुपर ईगो, जो हमारी मॉरल पुलिस है, हमारा ज़मीर जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। और इन दोनों के बीच फंसा है ईगो, जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो असल दुनिया की सच्चाइयों को देखते हुए दोनों के बीच एक समझौता कराने की कोशिश करता है। तो देखिए, फ्रॉइड ने मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश की, लेकिन जेरोम ब्रूनर जैसे विचारकों ने एक अलग रास्ता पकड़ा। उनका फोकस इस बात पर था कि हमारी सोचने की जो प्रोसेस है वो बचपन से स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप होती है। ब्रूनर ने इसके 3 मेन स्टेजेस बताए। सबसे पहले संक्रियात्मक अवस्था, जब एक छोटा बच्चा अपने एक्शन से सीखता है, चीजों को छूकर, पकड़कर, मुंह में डालकर। फिर आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जहां बच्चे अपने मन में चीजों की इमेजेस बनाकर सीखते हैं। और आखिर में आती है संकेतात्मक अवस्था, जहां हम भाषा जैसे एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स का इस्तेमाल करके सोचना और सीखना शुरू कर देते। अच्छा, तो हमने इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट की बात कर ली। अब जरा सीखने की प्रैक्टिकल मैकेनिक्स पर आते हैं, और इस मामले में एडवर्ड थॉर्नडाइक का काम बेहद ज़रूरी हो जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही भी है। असल में उनके काम ने ही इस बात की नींव रखी कि हम लर्निंग प्रोसेस को साइंटिफिकली कैसे समझ रखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बड़े फंडामेंटल नियम दिए। पहला है तत्परता का नियम, मतलब हम तभी सबसे अच्छा सीखते हैं जब हम सीखने के लिए तैयार हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। दूसरा, प्रभाव का नियम। ये तो बहुत सिंपल है, अगर किसी काम का नतीजा अच्छा मिलता है तो हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। और तीसरा, अभ्यास का नियम, जिसे हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे। उनके सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट्स बिल्लियों पर थे, जिन्हें पजल बॉक्सेस से बाहर निकलना सीखना था, और इसी से उन्होंने अपना प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत बनाया। मतलब हम गलतियां कर करके और उनसे सीख कर ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसे एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। एस यानी स्टिमुलस और आर यानी रिस्पॉन्स। बेसिकली हम किसी स्टिमुलस के लिए सही रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। तो थियरी समझना तो ठीक है, पर असल दुनिया में सीखना हमेशा इतना सीधा और आसान नहीं होता। चलिए अब उन खास चुनौतियों पर बात करते हैं जिनका सामना कुछ लोगों को सीखने की प्रक्रिया में करना पड़ता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगमशक्ता ये कोई बीमारी नहीं है, और ना ही इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना है। ये बस एक न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस है, मतलब दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका,
जो इस बात पर असर डालता है कि ब्रेन इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। जैसे कि अफेजिया, ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इसमें इंसान को अपने थॉट्स को शब्दों में ढालने में या फिर दूसरों की बात समझने में मुश्किल हो सकती है। डिसलेक्सिया शायद सबसे ज्यादा जानी जाने वाली लर्निंग डिसेबिलिटीज में से एक है। ये मुख्य रूप से पढ़ने पर असर डालती है। इसमें लोगों को शब्दों को डिकोड करने में परेशानी होती है, जैसे बी और डी में कंफ्यूजन होना या वॉज को 100 पढ़ लेना। और जैसे पढ़ने में चुनौती होती है, वैसे ही लिखने और मैथ्स में भी हो सकती है। डिस्ग्राफिया लिखने की फिजिकल एबिलिटी को अफेक्ट करता है, मतलब हाथ से लिखने में दिक्कत होती है। वहीं डिसकैल्कुलिया, जिसे कई बार मैथ डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, उसमें नंबर्स और कैलकुलेशंस को समझने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, इन सारी थियोरीज को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि साइकोलॉजी एक फॉर्मल साइंस बनी कैसे। तो चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं और कुछ बड़े माइलस्टोन्स को देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि साइकोलॉजी का एक साइंस के तौर पर सफर कैसा रहा। इसकी शुरुआत हुई 1879 में जर्मनी में, जब विल्हेल्म वुंट ने दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब खोली। एक टर्निंग पॉइंट था और इसका असर जल्द ही भारत तक भी पहुंचा। 1916 में कलकत्ता में और फिर 1942 में इलाहाबाद में पहली लैब्स स्थापित की गईं। तो पॉइंट ये है कि इन लैब्स के बनने से साइकोलॉजी सिर्फ फिलॉसफी और अंदाजों का खेल नहीं रह गई। ये एक असली एक्सपेरिमेंटल साइंस बन गई, जहां थ्योरीज को टेस्ट किया जा सकता था, उन्हें प्रूव किया जा सकता था। और जैसे जैसे साइकोलॉजी एक साइंस के तौर पर मैच्योर हुई, इसने हमारी जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस के बारे में गहरी समझ दी। जैसे जी स्टैनली हॉल का ये फेमस कोट है कि किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस बड़े तनाव और तूफान का दौर है। एक ऐसी बात जिससे शायद हम सब कहीं न कहीं रिलेट कर सकते हैं। तो हमने इंटेलिजेंस की परिभाषा से लेकर सीखने के नियमों तक का एक छोटा सा सफर तय किया। ये सारी थ्योरीज हमें हमारे मन के काम करने के तरीके की एक झलक देती हैं। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि अब आगे क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस तरक्की कर रहे हैं, क्या हमारी अगली बड़ी खोज ये बताएगी कि हम लर्निंग प्रोसेस को हैक कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।